जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आशीर्वाद जीएस में। दोस्तों, मैं हूं आशीर्वाद प्रजापति और आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में समझेंगे फ्रेंड्स परिवहन व्यवस्था के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, ट्रांसपोर्टेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेहद इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में हर प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साथ ही साथ परिवहन विभाग से भी जो है एक आध क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो बने रहिए, क्लास को पूरा अटेंड करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा परिवहन व्यवस्था से। कह रहे कि विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियों में भारत का स्थान है द्वितीय। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स कि पूरे इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहा है कि सेकेंड नंबर पे जो है ट्रिप ऑफ रूट्स के बारे में। तो सड़क का जो जाल आप ऐसा समझ लीजिए, तो भारत का सबसे जो है उसमें द्वितीय स्थान है, यानी कि सबसे ज़्यादा सड़कों वाला देश जो है अमेरिका, उसके बाद जो है ये भारत आता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा तंत्र विद्यमान है? तो वो है भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। कह रहे कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई? तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। भारतीय रेलवे की सर्वप्रथम रेलगाड़ी गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बोरी बंदर यानी कि मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से ठाणे के बीच चली थी। आपको याद भी होगा इसका जो डेट था वो 16 अप्रैल जो है 1853 को चलाई गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, मुंबई से ठाणे। अगला देखिएगा, कह रहे कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो फ्रेंड्स सबसे पहले बता दें कि इससे पहले जो था वो था पश्चिम बंगाल का जो है वहाँ पे था। ठीक है, लेकिन अब जो है अब हो गया है गोरखपुर, यानी कि यूपी में एक स्टेशन गोरखपुर है। ठीक है, गोरखपुर एक छोटा सा जो है राज्य भी है, माफ़ कीजिएगा जिला भी है। तो वहाँ पे गोरखपुर है सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म। ठीक है, अगला देखिएगा कोकणंग। ठीक है ना, कोंकण रेलवे जो है जोड़ती है किसको? तो रोहा मंगलूर को। ठीक है, रोहा और मंगलूर को जो है जोड़ती है कोंकण रेलवे। अगला देखिएगा, काराकोरम राजमार्ग किन्हें जोड़ता है? तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, काराकोरम जो राजमार्ग है वो जोड़ता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान को। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। कह रहा है कि किस शासक को ग्रांड ट्रक रोड के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? तो फ्रेंड्स वो दिया जाता है शेर शाह सूरी को, क्योंकि जीटी के जो फादर माने जाते हैं कि ग्रांड ट्रक रोड के जो है फादर माने जाते हैं फ्रेंड्स, वो शेर शाह सूरी माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा कि विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति किस स्थान पे है? अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, तो वो है फ्रेंड्स सेकंड। ठीक है, यानी कि द्वितीय स्थान पे है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि शेर शाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती है? तो माय डियर फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि पंजाब को जो है वो जोड़ती है पश्चिम बंगाल को। ठीक है, देखिए शेर शाह सूरी द्वारा निर्मित जीटी रोड यानी कि सीधे जो है वेस्ट से ईस्ट की ओर जा रही है। ठीक है, तो ये जो है ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर भी हम इसे बोल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पंजाब को जोड़ती है पश्चिम बंगाल से। अगला प्रश्न देखिएगा कि उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलती हैं। तो उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं तो झांसी में। ठीक है फ्रेंड्स, भारतीय रेल को कितने क्षेत्र में विभक्त किया गया है? तो माय डियर फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि भारतीय रेल को जो है 17 जोनों में बांटा गया है। ठीक है, 17 क्षेत्रों में जो है उसको डिवाइड किया गया है। और इसका वीडियो मैंने बना रखा है फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो उस पर जो जाकर देख सकते हैं। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप वहाँ से जाके भी देख सकते हैं। आगे देखिएगा कि दक्षिण पश्चिम रेलवे, ठीक है ना, यानी कि साउथ वेस्टर्न रेलवे जो है का उसका जो मुख्यालय है फ्रेंड्स वो कहाँ है? तो हुबली में है। ठीक है फ्रेंड्स, हुबली। अगला कह रहा है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो हाजीपुर में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली थी? तो माय डियर फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं 1925 ईस्वी में चली थी। ठीक है, अगला कह रहा है कि भारत की प्रथम विद्युत संचालित रेलगाड़ी थी तो दक्कन क्वीन। ठीक है, दक्कन क्वीन के नाम से जानी जाती थी। अगला कह रहा है कि भारत के किन नगरों में
दो रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो याद रखिएगा मुंबई और कोलकाता में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंडियन एयरलाइंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इंडियन एयरलाइंस का जो मुख्यालय फ्रेंड्स वो दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। ठीक है, मुंबई में स्थित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? तो मैं आपको बताना चाहूँगा वो कोलकाता में स्थित है। ठीक है। भारत में कितने मुख्य बंदरगाह हैं? देखिए, तो इम्पॉर्टेंट जो बंदरगाह है फ्रेंड्स वो 13 है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत की तट रेखा पर अच्छे तोपाश्रय की कमी क्यों है? इसलिए क्योंकि तट रेखा प्रायः सीधी एवं क्या है, सपाट है, इस कारण से इसकी कमी है। अगला प्रश्न देखिएगा, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर फ्रेंड्स। कह रहा है कि किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया। ओके, इसमें यहाँ भी स्थित है इंडिया गेट दिल्ली और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई। ओके फ्रेंड्स, अगला देखिएगा कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? वो है मुंबई। ठीक है फ्रेंड्स, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखिएगा, भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं ये काफ़ी पॉपुलर है। ये 1 लाइन क्वेश्चन जो है काफ़ी पॉपुलेटेड क्वेश्चन है, कि हर बार पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप इसे बिल्कुल भी मिस ना करें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो विशाखापत्तनम। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा विशाखापत्तनम। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का कृत्रिम बंदरगाह है, तो वो है चेन्नई। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा कि विगत 50 वर्षों में भारतीय रेल मार्ग के पथ की लंबाई में लगभग कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, रेल की जो मार्ग का जो लंबाई है पथ की, वो तकरीबन उसमें जो वृद्धि आई है उसकी इंक्रीजन पॉइंट जो है वो 16.6% है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं इसी क्रम में। अगला देखिएगा फ्रेंड्स, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में किस राज्य में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सबसे अधिक है? तो राजमार्ग की लंबाई सबसे अधिक कहने की बात हो रही है यहाँ पे, तो ध्यान दीजिएगा महाराष्ट्र में। ठीक है, और ये देखिए प्रश्न भी पूछा हुआ है, मैं बता रहा हूँ कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यूपी PCS में पूछा गया है, IAS में भी पूछा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। और प्रश्न क्या है जरा ध्यान दीजिएगा, कह रहे कि निम्नलिखित नगर युग्मों में कौन सा एक हाल ही में 6 पथ, ठीक है ना, एक्सप्रेस मार्ग द्वारा संबद्ध किया गया है? ऑप्शन A B C D, आप थोड़ा सा कमेंट करके बताएं फ्रेंड्स कि ये कौन सा सही होगा। हालांकि यहाँ पे उत्तर दिया गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कई बार रिपीटेड है, ये भी IAS और MP PCS में पूछा गया है। कह रहा है कि भारत की पहली रेलवे लाइन किन स्थानों के बीच और कब चली? तो मुंबई से थाने चली थी 1853 में 16 अप्रैल को। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया था, आंसर इसका भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न को डिस्कस करते हैं। अगला कह रहा है फ्रेंड्स कि देश में माल परिवहन के लिए कौन सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, कच्चे मालों को या फिर किसी भी ट्रांसपोर्टर मतलब यूज किया जाता है तो वो है रेलवे। ठीक है, तकरीबन हम ऐसा कर सकते हैं कि 40 से 50% जो है माल को यहाँ से वहाँ, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है पहुँचाने में रेलवे का काफ़ी योगदान है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि पहिए और एक्सेल बनाने वाले रेलवे यूनिट कहाँ अवस्थित है? तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं वो बेंगलोर में स्थित है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि यात्रियों के कोच कहाँ बनते हैं? तो फ्रेंड्स वो वाराणसी में बनता है फ्रेंड्स। ठीक है, बनारस, लाइट वाराणसी। अगला देखिएगा प्रश्न कि प्रथम संपर्क क्रांतिक ट्रेन चली तो दिल्ली और बेंगलोर के मध्य चली थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सा संगठन भारत की विभिन्न रेलगाड़ियों की प्रव्यवस्था प्रथा में इंटरनेट तथा टेलीफोन सुविधाएं प्रतिबंधित करने से संबंधित है? तो मैं डियर फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा वो है रेल टेल निगम। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे बिल्कुल भी मिस ना करें, बने रहिएगा, क्लास को पूरा अटेंड करिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आप सबके लिए मैं इस तरह के वीडियो रोज़ लेके आता रहता हूँ आपके चैनल पे। ठीक है,
अगला देखिएगा कि पूर्व रेलवे के बंटवारे के बाद, ठीक है, हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम क्या हुआ? तो उसे बदल दिया गया, उसे उसका नाम हो गया फ्रेंड्स पूर्व मध्य रेलवे। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा कि यहाँ पे अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप का इंजन कौन सा है? तो मैं आपका बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, सबसे पुराना भाप का इंजन है फेरी क्वीन। ठीक है, ये अभी तक जो है स्टीम इंजन लगातार इससे वर्क लिया जा रहा है, काफ़ी कारीगर साबित हो रहा है फ्रेंड्स। अगला देखिएगा कि भारत में वायु परिवहन का विकास कब प्रारंभ हुआ? तो 1911 में। काफ़ी पॉपुलेटेड क्वेश्चन है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो यू हैव टू राइट दिस क्वेश्चन, ओके, लर्न दिस क्वेश्चन, याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कोलकाता और हल्दिया। ठीक है, अगला कह रहा है कि नहा शेवा, ठीक है ना, नहावा शेवा बंदरगाह परियोजना कहाँ स्थित है? तो वो मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न कह रहा है फ्रेंड्स कि भारत के पारादीप एवं कांडला पत्तन किस तट पे स्थित है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा क्रमशः पूर्वी एवं पश्चिमी तट पे जो है ये स्थित है। अगला प्रश्न देखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो कह रहा है कि भारत के पूर्वी तट में सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो ये प्रश्न को हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसलिए ये रिपीट कर रहा है, तो याद रखिएगा ये है विशाखापत्तनम। ठीक है, अगला कह रहा है कि मारमागांव पत्तन स्थित है, तो वो मारमागांव पत्तन स्थित है फ्रेंड्स, वो है गोवा में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पत्तन था, तो वो है कांडला। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न कह रहा है कि राजीव गांधी राष्ट्रीय उड़ान संस्थान, ठीक है ना, ये राजीव गांधी नेशनल फ्लाइंग इंस्टीट्यूट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो फ्रेंड्स वो है मुंबई। ठीक है, अगला देखिएगा, कह रहा है कि देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? ठीक है, तो देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है इलाहाबाद हल्दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज की इस क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न रहे, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न और भी हैं फ्रेंड, तो इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से प्रश्न को शुरू करते हैं। कह रहा है कि भारत का 40% सड़क परिवहन होता है। ठीक है, तो कैसे होता है ट्रांसपोर्टेशन फ्रेंड्स? तो वो है राष्ट्रीय राजमार्ग से होता है। ठीक है, अगला देखिएगा कि रेलवे का जोन यानी कि मुख्यालय हाजीपुर स्थित है। कहाँ स्थित है भाई? हाजीपुर। रेलवे का जो जोन मुख्यालय है हाजीपुर, वो कहाँ स्थित है भारत में? तो वो है बिहार राज्य में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखिएगा कि रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा किस वर्ष की थी? तो 2004 में की थी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहे कि सेतु समुद्रम परियोजना जिन्हें जोड़ती है वह है, तो मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को जोड़ती है। अगला कह रहा है कि भारत के बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? तो वो है मुंबई। आखिरी प्रश्न कह रहा है फ्रेंड्स कि भारत में अंतःस्थलीय जलमार्ग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न इस प्रकार हैं फ्रेंड्स, विशेष कथन से। ठीक है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिएगा, पहला प्रश्न कह रहा है फ्रेंड्स कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो भूगोल का जनक हिक्केटियस को कहते हैं। ओके गाइस, दूसरा प्रश्न देखिएगा कि भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित का श्रेय जो है वो किस स्कॉलर को है, किस विद्वान को है? तो उनका नाम है फ्रेंड्स इरेटोस्थेनीज। ठीक है फ्रेंड्स, इस नाम से वो काफ़ी प्रसिद्ध थे, तो उनको एक श्रेय जाता है कि वो भूगोल को एक अलग ही रूप दिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि भूगोल के लिए ज्योग्राफिका, ठीक है ना, ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो भूगोल के लिए ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले इरेटोस्थेनीज ने किया था। इरेटोस्थेनीज ने किया था। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भूगोल भूतल का अध्ययन है, ये जो वाक्य था वो किसने कहा था? तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा
भूगोल भूतल का अध्ययन है, ये शब्द, ये वाक्य कांट ने कहा था, जो कि बहुत बड़े खगोल शास्त्री, भूगोल शास्त्री थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। कह रहे हैं कि भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? तो वो है एच, ठीक है ना, वो है एच बैरोज। ठीक है फ्रेंड्स, एच बैरोज है। ऑलराइट, अगला प्रश्न देखिएगा। गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता कौन है? तो माय डियर फ्रेंड्स, गणितीय भूगोल का जो प्रारंभकर्ता है वो है थेल्स। ओके, नाम याद रखिएगा। अगला है कि रीजनल जियोग्राफी यानी कि क्षेत्रीय भूगोल का पिता किस भूगोलवेत्ता को कहा जाता है? तो माय डियर फ्रेंड्स, रीजनल जियोग्राफी के जो फादर कहे जाते हैं वो है कार्ल रिटर। ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि मानव भूगोल का संस्थापक किसको कहा जाता है? तो मानव भूगोल का संस्थापक भी हम कार्ल रिटर को ही कहते हैं। ऑलराइट गाइस, चलिए अब चलते हैं सौर मंडल की ओर, सोलर सिस्टम की ओर, और एग्ज़ाम में किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं याद रखिएगा फ्रेंड्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है सौर मंडल से, ज्योग्राफी पोर्शन से, तो आप एक भी पॉइंट मिस नहीं करिएगा। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर कब कौन सा प्रश्न पूछ दे कोई नहीं जानता। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए आपको पूरी तरीके से प्रिपरेशन करनी होगी इस चीज़ की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड जो हैं उन्हें हम प्लेनेट के नाम से जानते हैं, ग्रह के नाम से जानते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो माय डियर फ्रेंड्स, छोटे जो आकाशीय पिंड है उन्हें हम सैटेलाइट के नाम से जानते हैं, यानी कि उपग्रह के नाम से जानते हैं। ठीक है। ऑलराइट, अगला देखिएगा। कह रहे कि ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो केपलर ने। ओके गाइस, केपलर ने ही ग्रहों के गति का नियम जो है प्रतिपादित किया था। चलिए अगला देखिएगा। आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम क्या है? फ्रेंड्स, अवरोही का मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर से है, यानी कि बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ओके, यानी सबसे पहले बड़ा, उसके बाद छोटा, उसके बाद उससे छोटा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिएगा सबसे पहले है बृहस्पति यानी जुपिटर, सैटर्न है ना, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, वेनस, और यहाँ पे मार्स और ये मरकरी। ठीक है फ्रेंड्स, और इधर से करेंगे तो ये अपोजिट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। कह रहा है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का जो वेग है वो अधिकतम कब होता है? ठीक है, ये यहाँ पे प्रश्न बनता है कि सूर्य के चारों तरफ जो प्लैनेट्स चक्कर लगा रहे हैं फ्रेंड्स, परिक्रमा कर रहे हैं, तो उनका जो वेग होता है वो सबसे मैक्सिमम कब होता है? ओके, तो वो कब होगा फ्रेंड? तो जब सूर्य के समीप कोई चीज़ होती है, कोई भी ग्रह होता है, तब होता है उसका वेग सबसे अधिक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो गाइज अंतरिक्ष में अभी तक कुल खोजे गए 88 तारामंडल। ओके, चलिए अगला प्रश्न है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? तो ब्रह्मांड में विस्फोटीय तारा अभिनव तारा के नाम से जाना जाता है, कहलाता है। ओके गाइज, अगला प्रश्न है कि सौर प्रणाली की खोज किसने की? सौर प्रणाली की खोज किसने की? तो कोपरनिकस ने की थी। ठीक है फ्रेंड्स, काफ़ी ये पॉपुलेटेड क्वेश्चन है, तो आप इसे मिस नहीं करिए। अगला प्रश्न देखिएगा। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो 21 जून को दिखाई देता है ना। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि 24 घंटे में मध्य रात्रि को, ठीक है ना, यानी कि रात को 12 बजे हम ऐसा मान लें कि पर डे सूर्य दिखता है नॉर्वे में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। केवल 21 जून को ही देखने को मिलता है नॉर्वे में अर्धरात्रि को सूर्य। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न है। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो जब कोई प्लेनेट सूर्य से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होता है फ्रेंड्स, तो उसे हम अपसौर कहते हैं। ऑलराइट, और इसका अपोजिट अगर हो जाए तो उसे हम उपसौर कहेंगे। मतलब जब सबसे कम दूरी पे हो तो
उपसौर कहेंगे। अब जब मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगा तो ऑफसौर कहेंगे। ओके गाइज, अगला प्रश्न यही है, देख लीजिए कि एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है, तो उपसौर कहा जाता है। ठीक है गाइज, अगला प्रश्न देखिएगा, किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच के जो डिस्टेंस है उसे हम खगोलीय एकक के नाम से भी जानते हैं। ऑलराइट, अगला देखिएगा, कह रहा है कि मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है। तो भाई मध्य रात्रि सूर्य का जो अर्थ है वो सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना है। ठीक है, जो ध्रुवीय वृत्त होता है, ठीक है ना, उसका जो सर्कल शेप होता है उसमें काफ़ी थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए वो शाइन करता है, ब्राइट करता है। इस कारण से जो है मध्य रात्रि को सूर्य निकला ऐसा प्रतीत होता है। ओके गाइज, अगला प्रश्न है, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है। तो आर्कटिक क्षेत्र में आपको देखने मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहे कि सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत होता है। ठीक है ना, हाइड्रोजन का जो प्रतिशत होता है वो कितना होता है। तो फ्रेंड्स वो है 71%। ठीक है गाइज, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि सूर्य क्या है। ठीक है गाइज, अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कह रहा है कि सूर्य क्या है। तो सूर्य भाई सबको पता है कि क्या है, एक प्लेनेट है या फिर एक स्टार है या फिर एक सेलेस्टियल बॉडी है, क्या है। तो भाई सूर्य एक तारा है, वो एक स्टार है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है। यानी कि जो सूर्य का सरफेस होता है, एक्सटर्नल सरफेस, बाह्य तापमान, वो कितना होता है। तो सतह का जो तापमान होता है वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है। तो सूर्य का सबसे दूर ग्रह है वो वरुण है, नेपच्यून है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखिएगा, और साथ ही सबसे ठंडा ग्रह भी है सूर्य से काफ़ी ज़्यादा दूर होने के कारण। सूर्य का प्रकाश है वो धरती तक पहुंचने में कितना समय लेता है। तो 8.3 मिनट लेता है। ठीक है गाइज, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट स्थित है। तो सबसे निकट स्थित है सूर्य के बुध, मरकरी, जो कि सबसे कम समय में 88 दिनों में ही अपनी परिक्रमा को कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, यानी सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरा करता है। तो यही जैसा कि मैंने अभी बताया, बुध है, मरकरी है। ऑलराइट, अगला प्रश्न देखिएगा, दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है वे हैं। तो भाई बुध और शुक्र के जो सूर्य के बिल्कुल करीब हैं, बुध और शुक्र। ठीक है फ्रेंड्स, इनके कोई भी सैटेलाइट नहीं है। ठीक है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, बाकी सबके हैं 6 ग्रह के और ये दोनों के नहीं हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। तो गाइज सबसे जो करीब रहेगा वहीं तो राउंड जल्दी कर पाएगा, तो वो बुध हो जाएगा। ठीक है गाइज, चलिए अगला प्रश्न है कि सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है। तो माय डियर फ्रेंड्स वो है बुध। ठीक है, अगला प्रश्न है, सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है। तो वो है शुक्र, विनस। ठीक है ना, लगभग पृथ्वी का हर चीज़, ठीक है ना, मैच करता है उसकी आकृति। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है, किस ग्रह को पृथ्वी का बहन कहा जाता है। तो शुक्र को, ठीक है ना, पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि किस ग्रह को शाम का तारा यानी इवनिंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। तो भाई वो है शुक्र। ठीक है, मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं, डॉग स्टार भी कहते हैं। ठीक है गाइज, अगला है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। ठीक है, मैं तारे की बात नहीं कर रहा फ्रेंड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट प्लैनेट विच इज बिगेस्ट और ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। इट इज़ वेनस। ओके गाइज, शुक्र हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिएगा, सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन से हैं। तो वो है शुक्र और बुध। ठीक है गाइज, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे। तो जो यूरोपवासी थे वो शुक्र की जो है पूजा करते थे, देवी मानते थे उसको। ठीक है गाइज, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा,
सौरमंडल का सबसे अधिक, ठीक है, गर्म ग्रह कौन सा है? तो वो है शुक्र। यानी अब आप कहिएगा कि बुध होना चाहिए क्योंकि वो करीब है सूर्य के, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि शुक्र में CO2 की मात्रा जो है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तकरीबन 97% है, ठीक है। तो इस कारण से जो है 93 और 7% है, इस कारण से वहाँ पे हॉटेस्ट प्लेनेट उसको घोषित किया गया। ऑलराइट गाइज, चलिए, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और ग्रहों की अपेक्षा ज़्यादा है, इस कारण से वो हॉटेस्ट प्लेनेट है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, पृथ्वी से, ठीक है ना, अगला प्रश्न है कि पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह है तो शुक्र है। पृथ्वी से सबसे करीब कौन सा है? ग्रह शुक्र है। किस ग्रह को सुबह का तारा कहते हैं, यानी मॉर्निंग स्टार कहते हैं? तो वो है शुक्र। ऑलराइट गाइज, ग्रहों में किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो वो है विनस, यानी कि शुक्र। सुपरनोवा क्या है? तो सुपरनोवा भाई वो विस्फोटी तारा है, ठीक है ना, विस्फोटी तारा है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की? रॉबर्ट पियरे ने, ठीक है फ्रेंड्स, उत्तरी ध्रुव की जो खोज करी थी वो रॉबर्ट पियरे ने करी थी। अगला प्रश्न है कि दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की? तो दक्षिणी ध्रुव की खोज एमर्टसेन ने की थी, ठीक है ना, एमर्टसेन ने। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है? तो चंद्रमा। पृथ्वी का सबसे निकटतम जो खगोलीय पिंड है, ठीक है ना। अब खगोलीय पिंड से क्या तात्पर्य है कि सौरमंडल में घूम रहे ग्रह, है ना, पिंड, उल्का पिंड, ये सभी चीज़ उसमें इंक्लूड हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो सबसे नज़दीक है पृथ्वी के कौन? चंद्रमा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? तो वो है लक्ष्वस ग्लोब से, ठीक है ना, गुलाब से, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये एक आकृति है, ठीक है ना, जैसे कि इसे मेजरमेंट किया गया है उसकी कंपैरिजन के लिए, टैली कराने के लिए। ऑलराइट गाइज, अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? तो वो है 1 डिग्री प्रतिदिन, ठीक है ना, 1 डिग्री प्रतिदिन अपने कक्षा के हिसाब से जो है लगभग उसकी मोशन है, ठीक है ना। पृथ्वी के भ्रमण की गति है तो 27 किलोमीटर प्रति मिनट, 27 किमी पर मिनट। अगर 1 मिनट बीता तो 27 किलोमीटर प्रति मिनट की दर से पृथ्वी घूमती है। ऑलराइट गाइज, अगला है, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है? तो 12,800 किलोमीटर है भाई, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की उपसौर की स्थिति किस महीने में होती है? यानी कि ऐसा कब होता है जब जो पृथ्वी होती है वो सूर्य से सबसे कम दूरी पे होती है, ठीक है, यानी कि न्यूनतम डिस्टेंस पे होती है। अगर सूर्य से ज़्यादा दूर होगी तो गर्मी क्या होगी? थोड़ी कम होगी, है ना। उपसौर अवसर आपको मैंने थोड़ा पढ़ा रखा है ऊपर, ठीक है, तो वो जनवरी में होती है फ्रेंड्स, ठीक है। अगला है कि तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखाई देते हैं? पूर्व से पश्चिम की ओर जो तारे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा दिखते हैं, तो वो इस कारण से क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही होती है, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट घूम रही होती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। इसलिए कोई भी रॉकेट वगैरह लॉन्च किया जाता है तो वो उसके ऑर्बिट में उसके दिशा के कारण जो है वो लॉन्च किया जाता है फ्रेंड्स, और रॉकेट पहुंचता है ऑर्बिट में, ठीक है। चलिए, आंध्र प्रदेश में तुम्बा से छोड़ा जाता है ना रॉकेट, तो ये यही कारण होता है क्योंकि पृथ्वी घूम रही होती है पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसे ब्लू प्लेनेट कहा जाता है? तो एकमात्र पृथ्वी ही ऐसा है जिस पे जीवन संभव है फिलहाल, तो इस कारण से हम इसे क्या कहते हैं? ब्लू प्लेनेट के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा फ्रेंड्स, कह रहा है कि पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है कब? तो 4 जुलाई को, ठीक है गाइज। अगला है कि दिन व रात होने का कारण क्या है? तो पृथ्वी का अपने अक्ष पे घूर्णन गति करना, ठीक है ना, रोटेशन मोशन। अगर पृथ्वी अपने अक्ष पे यानी 24 घंटे में एक चक्कर घूमी तो इस कारण से दिन व रात होता है, और पृथ्वी जो है सूर्य का एक चक्कर लगाई, इस कारण से मौसम परिवर्तन होता है। ओके गाइज, तो अगला प्रश्न देखिएगा, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है?
तो यहाँ पे दिया है, तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी तकरीबन 15 करोड़ किलोमीटर है गाइज, ठीक है। लिख रहा है कि 149.6 मिलियन किलोमीटर है ना, तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला देखिएगा, कह रहा है कुछ इसमें इम्पोर्टेंट हम लोग टेस्ट भी लगा लेंगे, एक आध प्रश्न है इसमें। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से अग्रसित होते हैं कहलाती है, तो उसे हम कहते हैं चंद्रशेखर लिमिट, चंद्रशेखर लिमिट। अगला प्रश्न देखिएगा गाइस, कह रहा है कि हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है, तो कितना समय लेता है सूर्य आकाशगंगा का केंद्र की परिक्रमा करने में। जैसा कि आपको पता है कि अंतरिक्ष में, ठीक है ना गाइस, कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है, रुकी हुई नहीं है, कुछ ना कुछ मोशन हो रहा है, ठीक है, कुछ ना कुछ वहाँ पे हलचल हो रही है, ठीक है। तो ये देख रहे हैं ऑप्शन दिया है कि 2.5 करोड़ वर्ष, 10 करोड़ वर्ष है ना, 25 करोड़ वर्ष, यहाँ पे 50 करोड़ वर्ष। तो ऑप्शन सी यहाँ पे उत्तर लिखा भी है, देख सकते हैं यहाँ पे तो 25 करोड़ वर्ष लगता है, समझ रहे हैं आप। ये IAS प्री में पूछा गया है 1994 में, BPSC में पूछा गया प्री में 95 में। यहाँ पे अगला प्रश्न आप ये देख सकते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है, तो वो प्रकाश वर्ष है, लाइट ईयर है। ओके गाइज, इस टाइप का प्रश्न यहाँ भी पूछा गया, आप दे सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, ये काफ़ी पॉपुलेटेड है, काफ़ी लोग यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं। तो सूर्य ग्रहण कब लगता है? अब ऑप्शन देखिए, सूर्य जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आ जाता है तब, या पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है तब, या चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तब, ठीक है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। एक बात तो क्लियर है फ्रेंड्स कि दो ही चीज़ें परिवर्तित होती है हमेशा, चंद्रमा और सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन आप देख लीजिए, बाकी कुछ चीज़ें यहाँ पे देखिए, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है यहाँ पे, यानी कि चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, कभी भी सूर्य नहीं कहीं आएगा, ठीक है, या तो पृथ्वी या तो चंद्रमा यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, पूछा है कि सूर्य का प्रभाव मंडल यानी कि हेलो प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है, तो यहाँ पे ये कह रहा है भाई कि पच्छाव मेघों के हिम स्फटिकों से, स्फटिकों में, ठीक है। और यहाँ पे एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है, तो भाई अमावस्या के दिन ही होता है केवल, ठीक है, अमावस्या के दिन ही सूर्य ग्रहण होता है, जबकि चंद्रमा की बात करें, चंद्र ग्रहण की, वो पूर्णिमा के दिन होता है। नहीं, ये केवल ए ऑप्शन हो जाएगा अगर चंद्र ग्रहण होता तो। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ दिया है कि ग्रहण या ग्रह किसका कोई उपग्रह नहीं है, वह है ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है। तो हमने ऊपर डिस्कस किया था कि शुक्र और बुध के कोई भी प्लेनेट नहीं है, सैटेलाइट नहीं है, उपग्रह नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा गाइस, कह रहे कि पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है, तो अभी हम लोग ऊपर डिस्कस किए थे पश्चिम से पूरब की ओर, ठीक है ना, वेस्ट टू ईस्ट। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सबसे अधिक दूरी किसके दौरान होती है, तो अपसौर के दौरान, ठीक है। मैक्सिमम जो डिस्टेंस होता है पृथ्वी का सूर्य से, वो होता है अपसौर के दौरान, ठीक है, और सबसे कम होता है उपसौर के दौरान। ऋतुएं होती हैं, तो भाई सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमण के कारण, जैसा कि मैंने ऊपर ही आपको बताया था कि पृथ्वी जो होती है अपने अक्ष पे एक चक्कर लगा लेती है, तो उस कारण से डे और नाइट होते हैं, दिन रात होते हैं, जबकि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ठीक है, 365 दिनों में, तो उस कारण से मौसम परिवर्तन होता है, मीन्स की सीजन्स, ऋतुएं परिवर्तित होती हैं, ठीक है, जैसे गर्मी, बरसात, ठंड, ये सारी चीज़ें। अगला कह रहा है कि किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है, तो अरिस्टोटल ने, ठीक है ना, अरिस्टोटल ने कहा था कि पृथ्वी राउंड शेप की है, सर्कल शेप की है। अगला है कि पृथ्वी की धुरी है तो वो झुकी हुई है भाई, ठीक है, कितने डिग्री आप कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। पृथ्वी के अलावा अन्य किसमें जीवन की संभावना है, क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है, तो भाई वो है मंगल,
जैसा कि आपको पता है कि साइंटिस्ट जो है कई बार कोशिश किए जाने के लिए, और साथ ही साथ मिशन मंगल आपको पता है इंडिया भी सक्सेस है, काफ़ी कंट्री सक्सेस है। तो ये आने वाले समय में फ्यूचर्स में ये संभव है कि भाई भविष्य में वहाँ पे मानव जीवन क्या हो, पॉसिबल हो। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, किस ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान व झुकाव के तुल्य है? तो मंगल के तकरीबन मेल खाता है। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, जुपिटर। सूर्य के गिर्द परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो भाई वो है बृहस्पति यानी कि जुपिटर। ठीक है गाइज। अगला प्रश्न है कि ग्रह में किसके चारों ओर वलय है? वलय का मतलब रिंग से है, छल्ले, उसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो शनि के। ठीक है गाइज, अब देखिएगा कभी फिगर, नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जुनो है? तो बृहस्पति। ठीक है ना गाइज। बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग। ठीक है ना, सूर्य इतना बड़ा है कि उसका 1000वां भाग द्रव्यमान है किसका? जुपिटर का। आकाशगंगा का सबसे चमकदार तारा है, सबसे चमकीला तारा है, तो वो है सीरियस। क्या लिखा है? सीरियस। ठीक है गाइज। अगला प्रश्न है कि हैली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है? तो 76 वर्ष, क्योंकि जो धूमकेतु तारा होता है वो 76 वर्ष बाद ही आपको देखने मिलेगा। ठीक है, अगर आपको 2021 में दिखा सपोज डैट, तो उसमें आप 76 वर्ष ऐड कर लें, आपको उस टाइम में देखने मिल जाएगा। अगला प्रश्न है कि पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह है? तो अरुण है। ठीक है गाइज, वो पश्चिम की ओर भ्रमण करता है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। सौरमंडल का बाह्यतम ग्रह कौन सा है, सबसे बाहरी? तो वो है नेपच्यून यानी कि वरुण। ठीक है गाइज। अगला प्रश्न कह रहा है कि सी ऑफ ट्रांक्वालिटी कहाँ पर है? तो वो चंद्रमा पे एक स्थान है। ठीक है गाइज। सूर्य ग्रहण कब होता है? अभी हमने ऊपर से डिस्कस किया था कि चंद्रमा पृथ्वी और यानी कि चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य में आ जाता है, यानी जो चंद्रमा होता है किसके बीच आ जाता है? पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है। इस कारण से सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे पूरा नहीं दिख पाता है, नहीं आ पाता है। ठीक है गाइज, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है, तभी होता है सूर्य ग्रहण। एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं? तो याद रखिएगा 7 से ज़्यादा कभी भी ग्रहण नहीं हो सकते। ठीक है। डायमंड रिंग की घटना होती है तो सूर्य ग्रहण के दिन। आप देखे होंगे कि जब चंद्रमा आ जाता है, ठीक है, तो रिंग टाइप दिखता है किनारे किनारे पे। ठीक है, सूर्य के प्रकाश के कारण, तो उसे ही डायमंड रिंग कहते हैं। चंद्र ग्रहण का कारण है तो सूर्य एवं चंद्रमा के बीच का आना। ठीक है गाइज। चंद्र ग्रहण घटित होता है तो पूर्णिमा को। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो अमावस्या को। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है? तो याद रखिए लगभग 4 लाख किलोमीटर है। ठीक है ना, 3,84,000 किलोमीटर समथिंग। तो लगभग आप ये मान लें कि 4 लाख किलोमीटर है। ठीक है गाइज। अगला है कि कौन से ग्रह से सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र हैं? तो वो हैं शनि के। ठीक है गाइज। अगला प्रश्न कह रहा है सूर्य के बाह्यतम परत को कहते हैं? तो सूर्य के बाह्यतम परत को हम किरीट के नाम से जानते हैं, यानी कि कोरोना। ठीक है गाइज, आजकल कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, ये वो कोरोना नहीं है गाइज। ठीक है, चलिए कुछ और प्रश्न बचे हुए हैं उसको देख लेते हैं। कह रहे कि यदि पृथ्वी का अक्ष इसकी कक्षा में समतल के अनुलंब होता है तो क्या एक घटित नहीं होता? पहला प्रश्न देखिएगा, विश्व के महाद्वीप से है। फर्स्ट क्वेश्चन, विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो वो है फ्रेंड्स 7। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो वो है फ्रेंड्स एशिया महाद्वीप। ओके, अब इसका अपोजिट पूछा जाता है फ्रेंड्स कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो यूरोप को। ठीक है गाइस। अगला प्रश्न देखिएगा, किस महाद्वीप को महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? ठीक है ना, यानी कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसको हम महाद्वीप के नाम से ही जानते हैं? ठीक है, हालांकि 7 है
लेकिन उसको एक रियल नेम दिया गया महाद्वीप, वो है अंटार्कटिका। ठीक है गाइज। अगला प्रश्न है कि किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। यानी कि महाद्वीप तो है, साथ ही साथ वो महाद्वीपों का महाद्वीप है। इट मीन्स कि वो महाद्वीप, उसके अंदर भी द्वीप है। ओके गाइज, महाद्वीप तो वो है एशिया। ऑलराइट। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रों के अनुसार सबसे बड़ा है। यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका या फिर दक्षिणी अमेरिका। तो यहाँ पे गाइज अफ्रीका इज करेक्ट आंसर, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यूपी आर में पूछा गया है प्री 2014 में गाइज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिएगा, यानी कि कौन सा महाद्वीप द्वितीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो वो है ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप को उसके काफ़ी बड़े भाग में वर्षा की कम मात्रा की प्राप्ति के कारण प्यासी भूमि का द्वीप या प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है। तो गाइस याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि भी कहते हैं या प्यासी महाद्वीप भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है। तो वो है एशिया। ओके गाइस, एशिया को जो है हम विषमताओं का महाद्वीप भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहे कि कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। तो उत्तर अमेरिका। अगला क्वेश्चन है गाइस कि किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूरोप हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। तो वो है अंटार्कटिका। ठीक है गाइस, अंटार्कटिका। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि किस महाद्वीप को अंधे महाद्वीप के उपनाम से भी जानते हैं। यानी कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसका उपनाम जो है वो अफ्रीका, मतलब कि अंधे महाद्वीप है। ठीक है ना, तो वो है अफ्रीका गाइस। ठीक है। अगला है कि किस महाद्वीप को विकास की अधिक संभावनाओं के विद्यमानता के कारण भविष्य का भंडार गृह भी कहा जाता है। तो वो है एशिया। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहे कि किस महाद्वीप का विस्तार उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी सभी गोलार्ध में है। तो वो है अफ्रीका। याद रखिएगा गाइस, अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसका जो विस्तार क्षेत्र पाया जाता है वो तकरीबन नॉर्थ, ठीक है ना, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये चारों डायरेक्शंस में पाया जाता है। अगला है, कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित है, यानी हिम से ढका हुआ फ्रेंड्स। वहाँ पे काफ़ी बर्फ़ के ओले वगैरह, ठीक है, बर्फ़ पड़ते रहते हैं। तो वो है अंटार्कटिका। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा, अब यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है गाइस कि किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप के उपनाम से भी जानते हैं। तो वो है ऑस्ट्रेलिया। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बर्ड्स पाए जाते हैं। अगला है कि कौन से दो महाद्वीप एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब, यानी कि मिरर इमेज प्रस्तुत करते हैं एक दूसरे को। ठीक है गाइस, एक दूसरे को। तो वो है यूरोप तथा ऑस्ट्रेलिया। किस महाद्वीप की संरचना अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह है। तो याद रखिएगा, अंटार्कटिका। ठीक है ना, अंग्रेजी के एस वाले लेटर से मैच करता है। अगला प्रश्न है कि किस महाद्वीप, अगला प्रश्न कह रहा है कि किस महाद्वीप से होकर कर्क, विषुवत एवं मकर तीनों रेखाएं गुजरती है। याद रखिएगा, ये तीनों रेखाएं फ्रेंड्स, ठीक है ना, गुजरती है। तो वो एकमात्र महाद्वीप है, वो है अफ्रीका। किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव पाया जाता है। तो वो ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, यानी कि विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है। तो गाइज अफ्रीका में स्टेब्लिश है, वो अफ्रीका में सिचुएटेड है। अगला प्रश्न है कि उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची, ठीक है ना, पर्वत चोटी कौन सी है। तो माउंट मैकिनले। ठीक है ना, माउंट मैकिनले पर्वत चोटी वहाँ पे स्थित है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है।
तो माउंट एकांगो, याद रखिएगा गाइस, माउंट एकांगो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है गाइस कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो याद रखिएगा ये अफ्रीका की बात हो रही है, ठीक है ना, ऊपर दक्षिण अमेरिका की बात हुई थी। तो जब भी अफ्रीका का नाम आएगा गाइज कि उसका सबसे जो हाईएस्ट टॉप है, ठीक है ना, उच्चतम बिंदु है पर्वत शिखर, वो है किलिमंजारो। ठीक है गाइज, माउंट किलिमंजारो। अंटार्कटिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। तो वो है माउंट विंसन मैसिफ। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट। यूरोप महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, माउंट एल्ब्रूस। ठीक है गाइज, अगला प्रश्न कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, माउंट कोरेस्को। ठीक है ना गाइज, माउंट कोएस्क्यो। अगला कह रहा है कि सबसे अधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है, यानी कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें सबसे ज़्यादा कंट्री आती है गाइस। तो वो है अफ्रीका। कौन सा महाद्वीप पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो वो ऑस्ट्रेलिया है, ये टोटली जो है साउथ में सिचुएटेड है गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा महाद्वीप मरुस्थल विहीन है, यूरोप। ठीक है ना, किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते हैं। तो अंटार्कटिका, यहाँ पे रेंगने वाला कोई जीव नहीं पाया जाता गाइस। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बर्फ पड़ने के कारण। अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो याद रखिएगा केप अगुलहास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में मैदानों का सबसे अधिक विस्तार किस महाद्वीप में है। तो गाइस यूरोप में है। ठीक है ना, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं। तो वो अफ्रीका को कहते हैं। उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों का सबसे अधिक विस्तार किस महाद्वीप में पाया जाता है। तो गाइस अफ्रीका में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्गों का सर्वाधिक विकास हुआ है, आंतरिक जल मार्गों का। ठीक है ना गाइस, यानी कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें इंटरनल जो है वाटर वे का जो है डेवलप काफ़ी ज़्यादा हुआ है। तो याद रखिएगा वो यूरोप है। कौन सा एक मलेशिया देश की प्रशासनिक राजधानी तथा संघीय प्रशासनिक केंद्र है। तो पुत्राजाया। ठीक है गाइज, दक्षिणी गंगोत्री स्थित है तो अंटार्कटिका में। ठीक है गाइज, अंटार्कटिका में जो है दक्षिणी गंगोत्री सिचुएटेड है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है। तो अफ्रीका में एटलस पर्वत स्थित है। ठीक है, ओजोन छिद्र का निर्माण सबसे अधिक है। तो किसके ऊपर है भाई। तो अंटार्कटिका के ऊपर है। जो ओजोन लेयर है उसमें जो होल का होना है वो क्रिएट हुई है कहाँ से। तो अंटार्कटिका के ऊपर से ही हुई है। विश्व के दो सबसे छोटे महाद्वीप कौन से हैं। तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। महाद्वीप कैसे अलग हुए। ठीक है ना, तो विवर्तनिक क्रिया से। ठीक है ना गाइज, आपने कभी नोटिस किया होगा मैप वगैरह में। ठीक है, ये जितने कॉन्टिनेंट्स सब सुपर कॉन्टिनेंट्स अलग हुए, ठीक है ना, द्वीप महाद्वीप। तो याद रखिएगा ये जो महाद्वीप अलग हुए ऑस्ट्रेलिया यूरोप एशिया वगैरह सारे, ये सब कभी ना कभी एकजुट हुआ करते थे। ठीक है, तो ये किस क्रिया के कारण सब अलग हो गए। तो वो गाइस विवर्तनिक क्रिया के कारण हुआ। दुनिया का नवीनतम देश कौन सा है। तो दक्षिण सूडान गणतंत्र, दक्षिण सूडान गणतंत्र। चलिए फ्रेंड्स, इसी क्रम में हम लोग कुछ अगले प्रश्नों को भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये कुछ प्रश्न बचे हुए हैं, हम लोग इनको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। कह रहा है कि सन सिटी अवस्थित है दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। भाई सन सिटी कहाँ स्थित है। तो दक्षिण अफ्रीका में। क्षेत्रफल की दृष्टि से देशों का सही क्रम कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है गाइस। तो अर्जेंटीना, उसके बाद भारत, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद ब्राज़ील। ये असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में है, बड़ा से छोटे क्रम में। ठीक है गाइस,
महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों से हुआ है? तो बेसाल्ट से हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम है। तो सियाल, सीमा और नीफे। याद रखिएगा, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझाना चाहूँगा गाइज कि सियाल का मतलब क्या है, ठीक है ना। सियाल, सियाल। तो गाइज जैसे कि पृथ्वी को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये इसका ऊपरी पट्टी हो जाएगा जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, दूसरे वाले को गाइज जिसे हम मेंटल कहते हैं, और नंबर 3 जिसे हम कोर कहते हैं। तो जो क्रस्ट है, भूपर पट्टी जिसे कहते हैं, उसमें सियाल पाया जाता है। सियाल का मतलब ए साई से क्या हो जाएगा, सिलिकॉन, और एल से एल्यूमिनियम, ठीक है गाइज। ठीक उसी प्रकार जो है मेंटल में सीमा से मतलब है, ठीक है। सिलिकॉन और सीमा मैग्नीशियम से मतलब है, ठीक है। और नीफे का मतलब क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ पे निकल हो जाएगा। और फे का मतलब एफ ई, फे का मतलब आयरन से है। तो ये सारी चीज़ें आपको पाई जाती है वहाँ पृथ्वी के कोर, मेंटल और क्रस्ट में। चलिए, पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता ज़्यादा होती है? तो लोहा और निकल की, जो कि एक लिक्विड फॉर्म में वहाँ प्रेजेंट रहता है दोस्तों। चलिए अगला देखिएगा, लिथोस्फीयर में सम्मिलित है, यानी कि स्थल मंडल में सम्मिलित है। तो ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल तथा मेंटल का ठोस ऊपरी भाग यहाँ पे स्टेब्लिश है, ठीक है गाइज। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहे हैं कि मेंटल में किन तत्वों की प्रधानता ज़्यादा होती है, ठीक है गाइज। सेकेंड पार्ट की कह रहा है अर्थ की। तो मेंटल में जो है सिलिकॉन और मैग्नीशियम की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। ओके, देशांतरीय दूरी 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर होती है। तो 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर जो देशांतरीय दूरी होती है फ्रेंड्स, वो 15 डिग्री होती है। पृथ्वी ग्रह की संरचना के प्रवार यानी कि मेंटल के नीचे क्रोड किस से बना है? तो वो लौह से बना है। वलन क्रिया किसका परिणाम है? तो पर्वत निर्माणकारी बल के कारण ये इसका जो है रिजल्ट है। चलिए गाइस, आज के इस क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको कह रहा है कि भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? तो फ्रेंड्स, कोणीय दूरी को हम अक्षांश कहते हैं, ठीक है। हम इस चीज़ में जानेंगे फ्रेंड्स, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ओके, तो ये लेटीट्यूड हो जाएगा, अक्षांश, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगला प्रश्न देखिएगा, क्या कह रहा है कि 66.5 डिग्री, ठीक है ना, कौन सा वृहद कोण ग्रेड का उदाहरण है? तो भूमध्य रेखा, ठीक है गाइज। भूमध्य रेखा जो है हाफ 60 का क्या है, हाफ 66 का उदाहरण है, बहुत ही ग्रेट एग्जाम्पल है। अगला देखिएगा प्रश्न, कह रहे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये क्या है? ये तो एक प्रकार की क्या है? तो ये भाई उत्तरी अक्षांश रेखा है जो कि 23.5 डिग्री पे है। चलिए, ये काल्पनिक रेखाएं हैं गाइस। अगला समझिएगा प्रश्न, कह रहे कि ध्रुवों पर या ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? तो फ्रेंड्स, याद है ये चीज़ मैं आपको वीडियो में समझा चुका हूँ, ठीक है। तो अगर अभी तक वो वीडियो आपने नहीं देखा हुआ है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं फ्रेंड्स। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा, ठीक है। तो ध्रुवों की ओर जाने पे फ्रेंड्स ऑनेस्टली क्या होगा, जो व्यास होगा वो घटेगा, ठीक है। तो क्या होता है फ्रेंड्स, यह घटता है। और देखिए, 0 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी कहाँ पर होगी? तो विषुवत रेखा पे होगी, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो दूरी होगी 0 डिग्री देशांतर की, वो विषुवत रेखा पे सबसे ज़्यादा होगी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है गाइज? तो कुल अक्षांशों की जो संख्या है फ्रेंड्स, वो है 180, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कुल देशांतरों की संख्या कितनी है? तो 360, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहे कि विषुवत रेखा के समानांतर काल्पनिक, ठीक है ना, रेखाएं क्या कहलाती हैं?
तो काल्पित का मतलब क्या है, हम एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, जस्ट कल्पना कर लिए हैं और एक रेखा मान ली है, उसे हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा कि दक्षिण अक्षांश को कहते हैं, क्या कहते हैं, अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं फ्रेंड्स। ओके, चलिए इसी क्रम में अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है, तो उसे हम लोग कहते हैं देशांतर, ठीक है ना फ्रेंड्स, उसे हम देशांतर कहते हैं। अगला प्रश्न है, दो देशांतरों या दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी किस नाम से जानी जाती है। तो फ्रेंड्स, जो दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो डिस्टेंस होता है उसे हम गोरे कहते हैं, ठीक है, गोरे के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है। तो याद रखिएगा, जो समय होता है जैसे 12 घंटे का एकदम क्या है, दिन है, तो 12 घंटे का फ्रेंड्स एकदम रात होगा। ऐसा नहीं है कि समथिंग मिनट्स का अंतर आएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो होता क्या है फ्रेंड्स, तो भूमध्य रेखा पे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, 4 मिनट का होता है, यानी कि 1 डिग्री का होता है, ठीक है। तो 4 मिनट का अंतर होता है एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच। अगला प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी के दूरी पर, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। तो उत्तरी नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली जो रेखा होती है गाइज, उसे हम कहते हैं देशांतर रेखा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि प्रधान मध्य रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है। ठीक है गाइज, तो कह रहा है कि प्रधान मध्य रेखा जो है वो किस स्थान से होकर गुजरती है। तो याद रखिएगा, ग्रीनविच से होकर के गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है फ्रेंड्स कि ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है। तो याद रखिए, ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य ये एक मानक समय है कि वो 0 डिग्री देशांतर पे जो है स्थित है, ठीक है गाइज। अगला प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है। तो याद रखिएगा, 15 डिग्री जो है घूम लेती है गाइज, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर 2 स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य, ठीक है ना, अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है। स्थानीय समय में कितना समय का अंतर होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस की मैं यहाँ पे बात कर रहा है, डिफरेंस कितने का होगा फ्रेंड्स। अगर 2 पृथ्वी के स्थानों की स्थिति की बात करें तो 15 डिग्री है, तो लोकल जो टाइम की बात हो रही है उसमें जो डिफरेंस होगा वो कितने का होगा गाइज, तो वो 1 घंटे का होगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि 2 स्थानों के बीच समय में 2 घंटे 20 मिनट का अंतर है तो देशांतरों में अंतर होगा वो 35 डिग्री का होगा, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा डिग्री में भी अंतर आता जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है। तो याद रखिएगा, इंटरनेशनल जो लाइन होता है फ्रेंड्स, है ना, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा, वो गुजरती है 180 डिग्री, ठीक है ना फ्रेंड्स। ग्रीनविच किस देश में है, तो याद रखिए यूके में, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों की स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है। तो 4 मिनट का अंतर होता है फ्रेंड्स, ठीक है। यानी कि एक देशांतर को क्रॉस किया जाए, 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच जो डिफरेंस आएगा फ्रेंड्स एक देशांतर को पार करने में, वो 4 मिनट का आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 2 स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री का अंतर होने पर उनके समय में कितने का अंतर होगा। तो याद रखिए 15 मिनट का। प्रश्न आता है फ्रेंड्स, कभी कभी एग्जाम्स में पूछ दिया जाता है कि 2 अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो होती है
उसका मतलब जो खींचा गया था या उसका जो मापन था वो कब हुआ, ठीक है फ्रेंड्स, कब उसे माना गया, तो 1884 ईस्वी में, ठीक है गाइज। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का जो निर्धारण किया गया वो किस वर्ष किया गया, तो 1884 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थिति किसके निकटतम है, तो याद रखिएगा 180 डिग्री पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर किसके करीब है गाइस, तो 180 डिग्री पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर के निकट है। अगला प्रश्न देखिएगा, ग्रीनविच से 180 मध्य काल्पनिक रेखा कहलाती है। तो ग्रीनविच से, जो कि यूके में है फ्रेंड, उस 180 डिग्री मध्य काल्पनिक रेखा जो है वो कहलाती है। तो याद रखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से हम उसे जानते हैं, कहलाती है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत का प्रामाणिक समय किस देशांतर से लिया गया है, तो याद रखिएगा भारत का जो समय है फ्रेंड्स वो लिया गया है 83.5 डिग्री, ठीक है ना, पूरब से। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रामाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है, तो वो है मेजरमेंट का जो स्थान है फ्रेंड्स वो इलाहाबाद ने हमें उससे माना हुआ है, ठीक है, इलाहाबाद। अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्रीनविच माध्य समय यानी कि GMT, ठीक है, ग्रीन माध्य यानी ग्रीनविच माध्य जो टाइम है, समय है, तथा भारतीय प्रमाण समय यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST, ठीक है, के मध्य या के बीच समय अंतराल कितना है, तो याद रखिएगा समय अंतराल 5.5 घंटे का वहाँ पे अंतर आएगा, ठीक है गाइस। अगर भारत में समय मान लीजिए कि 4 बज रहे हों सुबह के, तो जो यूके की बात करें वो 5.5 घंटे पीछे होगा, ठीक है। तो 4 में 5 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो 12:30 बज रहा होगा तकरीबन, ठीक है, नियर अबाउट। तो ऐसा मतलब 5.5 घंटे टाइम आगे चलता है इंडिया का। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा भाई फ्रेंड्स, कह रहा है कि 0 अंश अक्षांश एवं 0 अंश देशांतर अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है, तो अटलांटिक महासागर में। अगला प्रश्न कह रहा है फ्रेंड्स कि प्रधान यमोत्तर यानी कि ध्रुव वृत्त तथा विषुवत यानी कि भूमध्य रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, कहाँ पे, तो अंध महासागर में, ठीक है। चलिए, अंध महासागर। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री और देशांतर का अंतर हो तो दोनों स्थानों के बीच समय अंतर होगा, तो 6 डिग्री का होगा, माफ़ कीजिएगा 6 घंटे का होगा। उन दोनों के समय में, स्थानों के समय में 6 घंटे का अंतर आपको देखने मिल सकता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया गया है फ्रेंड्स, और ये यूपी PCS में पूछा गया है, उत्तराखंड PCS में पूछा गया है, ध्यान दीजिए। तो कह रहा है कि यदि किसी जगह का स्थानीय समय सुबह के 6 बजे हो जबकि ग्रीनविच का जो टाइम हो वो सुबह का 3 मतलब कि 6 बजे हो, यहाँ पे इंडिया में, ठीक है, किसी भी स्थान की बात हो रही है, जबकि ग्रीनविच का जो टाइम है वो सुबह के 3 बजे हो, तो उस जगह की देशांतर रेखा क्या होगी, तो उस जगह की देशांतर रेखा क्या होगी गाइज, तो 45 डिग्री, ठीक है। मान लीजिए कि ये 12 हो गया, ये 3 हो गया, ये 6 हो गया और ये 9 हो गया। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ 3 बज रहा हो, ठीक है, किसी स्थानीय टाइम, और ग्रीनविच की बात करें तो वो 6, यहाँ पे 3 बज रहा है और यहाँ पे 6 बज रहा है किसी लोकल स्थान पर, ठीक है। तो जिन दोनों के बीच बनेगा कितने डिग्री का एंगल बनेगा गाइज, ये कितने डिग्री का अंतर होगा, ठीक है, तो 45 डिग्री पूर्व का वहाँ पे डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहे कि भूमध्य रेखा गुजरती है कहाँ से, केन्या से। अब जैसे देख सकते हैं यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है, तो आपको जो है मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए कुछ अगला प्रश्न यहाँ पे है फ्रेंड्स, उसको देख लेते हैं, बाकी आज का लेक्चर बस समाप्ति होने वाला है। देखिए एक प्रश्न यहाँ पे भी पूछा गया है आपसे, कह रहा है कि विषुवत या इक्विनॉक्स, ठीक है, वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं तो होता है,
कब होता है भाई, ठीक है। तो ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर भी दिया गया है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को ये इक्वल होते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है फ्रेंड्स कि उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है, कब होता है भाई? 21 सितंबर, 22 दिसंबर, 21 दिसंबर, 22 दिसंबर, 21 जून या 22 जून को। तो याद रखिए 22 दिसंबर को, ठीक है, 22 दिसंबर को। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि किस स्थान का प्रामाणिक समय एवं स्थानीय समय लगभग एक समान होता है? तो नैनी का, ठीक है गाइज, नैनी का। चलिए अगला देखिएगा कि भारत के सबसे अधिक पूर्व एवं पश्चिम में स्थित स्थानीयों के समय के बीच में कितने का अंतर है? तो याद रखिएगा 2 घंटे का आपको अंतर देखने मिल सकता है। अब भारत में आप सोच रहे होंगे कैसे अंतर आ जाएगा भाई, भारत में कैसे समय आ जाएगा? देखिए एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। भारत के सबसे अधिक पूर्व एवं पश्चिम में स्थित स्थानों के स्थानीय मान में कितने का अंतर आ सकता है? तो वो 2 घंटे का आ सकता है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा डायग्राम की मदद से। जैसे मान लीजिए, मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये भारत का मानचित्र है, ठीक है, हम लोग सपोज करते हैं कि ये इंडिया का मैप है गाइस, ठीक है, ये इंडिया का मैप है। तो इंडिया का मैप है, तो ये हम मान लेते हैं कि ये आपका हो जाएगा ईस्ट, ठीक है, और ये हो जाएगा वेस्ट, ये हो जाएगा नॉर्थ और ये हो जाएगा साउथ। तो फ्रेंड मान लीजिए कि यहाँ मिजोरम, मेघालय, ठीक है, सिक्किम, हम ये सारे के सारे जो पूर्वी राज्य हैं और ये जो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ये जो पश्चिमी राज्य हैं, इसमें अधिक समय का जो अंतर आएगा वो 2 घंटे आएगा, अधिक से अधिक, ठीक है। जैसे यहाँ टाइम सुबह के मान लीजिए कि 5 बजे है, ठीक है, तो हो सकता है कि यहाँ पे 3 बज रहे हों, ठीक है, ये यहाँ 3 बज रहा है तो यहाँ सुबह के 5 बज रहे हो। ऐसा आपको मतलब डिफरेंस देखने को मिल सकता है इंडिया में। ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में अगर 5 बज रहे हों सुबह के तो वो सऊदी अरब या दुबई में ही आपको टाइमिंग का देखने को फ़र्क मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, इंडिया में भी ऐसा होता है। तो गाइज मेरा समझाने का मोटो यही था। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में कुछ अच्छी तथा बेहतरीन जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से इजाज़त लेता हूँ फ्रेंड्स। और एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब। द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है? तो याद रखिएगा प्रशांत महासागर एकमात्र ऐसा महासागर है जिसमें द्वीपों की जो संख्या है बहुत ज़्यादा आपको देखने मिल सकती है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि महासागरीय द्वीप नहीं है, ठीक है, तो मालागासी जो द्वीप है वो महासागरीय द्वीप नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा फ्रेंड्स, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो हम पूरे वर्ल्ड की बात करें गाइस तो ग्रीनलैंड जो है वो सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? देखिए ये तो सबसे बड़ा द्वीप हो गया ग्रीनलैंड, ठीक है, लेकिन अगर द्वीप समूह की बात कर रहा है विश्व की तो वो भाई इंडोनेशिया हो जाएगा, ठीक है, ओके। अगला प्रश्न समझते हैं कि कालीमंतान जिस द्वीप का अंग है वह है, तो बोर्नियो, ठीक है ना, बोर्नियो द्वीप जो है वह, ठीक है ना, कालीमंतान ये उसका क्या है, एक पार्ट है, एक अंग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है फ्रेंड्स कि जिस हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है, तो हिंद महासागर में सबसे बड़ा जो द्वीप है स्थित वो है बोर्नियो, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा सेसिल्स द्वीप कहाँ स्थित है? तो सेसिल्स द्वीप जो स्थित है फ्रेंड्स वो है हिंद महासागर में, ठीक है ना, इंडियन ओशियन में। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो किस द्वीप को फ्रेंड्स अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा आइसलैंड, ठीक है ना, आइसलैंड, इनका आंसर क्या हो जाएगा? आइसलैंड। अगला प्रश्न देखिएगा कि जिस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है, तो याद रखिएगा हवाई द्वीप। तो गाइस हवाई द्वीप कहाँ पे है? यूएसए में, ओके, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो किस
द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहते हैं भाई? फोर्थ सेक्शन ऑफ पैसिफिक ओशियन, तो याद रखिएगा हवाई द्वीप, ठीक है ना। अगला है कि किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है, ठीक है ना। विच इज़ द ओल्डेस्ट नेम ऑफ, मतलब कि द्वीप, ठीक है ना। तो कह रहा है कि किस द्वीप का सबसे प्राचीन ओल्डेस्ट, ओके, सबसे पुराना नाम जो है यानी उसका सैंडविच था, बट अब नहीं है, अब हो गया है हवाई द्वीप, ठीक है ना गाइज। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि इंडोनेशिया की राजधानी का जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है? तो याद रखिएगा यानी कि कैपिटल ऑफ जो इंडोनेशिया है वो स्थित है फ्रेंड्स जावा नामक द्वीप पर। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है? तो याद रखिएगा गाइज कि जापान की राजधानी जो टोक्यो है वो स्थित है होन्शु नामक द्वीप पे, ठीक है, होन्शु। अगला प्रश्न देखिएगा कि जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो होन्शु द्वीप, जहाँ पे इसकी राजधानी टोक्यो स्थित है। अगला देखिएगा, जापान का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? तो शिकोकू, ठीक है ना, शिकोकू नामक द्वीप सबसे छोटा द्वीप है जापान का। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो याद रखिएगा मध्य अंडमान, ठीक है ना। भारत का दक्षिणतम द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे जो मतलब कि साउथ की बात करें फ्रेंड्स, तो साउथ का जो सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है, यानी कि वो हो जाएगा ग्रेट निकोबार। ऑलराइट, अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सा द्वीप इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहलाता है? यही उसकी राजधानी जहाँ पे जकार्ता स्थित है फ्रेंड्स, जावा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि जापान का नागासाकी नगर किस द्वीप पर स्थित है? तो क्यूशू, ठीक है ना, क्यूशू नामक द्वीप पर स्थित है जापान का नागासाकी नगर, ठीक है, जहाँ पर अमेरिका ने बम गिराया था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो बोर्नियो, ठीक है गाइज। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि भारत एवं श्रीलंका के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है? तो याद रखिए इंडिया और श्रीलंका के बीच जो है गाइज वो एक द्वीप को लेकर काफ़ी विवाद है और वो है कच्चा तीवु द्वीप, ठीक है ना, कच्चा तीवु द्वीप। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा फ्रेंड्स, कह रहे कि भारत एवं बांग्लादेश के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है? तो याद रखिए न्यूमूर द्वीप, ठीक है ना, न्यूमूर द्वीप को लेकर के जो है काफ़ी विवाद रहता है। ऑलराइट, देखिएगा ये काफ़ी पॉपुलेटेड प्रश्न है फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रीहरिकोटा द्वीप जो स्थित है वो कहाँ स्थित है फ्रेंड? तो पुलिकट झील में, ठीक है ना, पुलिकट झील में स्थित है। चलिए फ्रेंड्स हम लोग प्राकृतिक वनस्पति से भी कुछ क्वेश्चन समझ लेते हैं इसी में, ठीक है ना, कंबाइंड। ऑलराइट, तो चलिए समझते हैं। कह रहे कि सदाबहार वर्षा कहाँ पाए जाते हैं? तो सदाबहार वर्षा कहाँ पाए जाते हैं फ्रेंड्स? तो ब्राज़ील के जंगलों में, ब्राज़ील में, ठीक है ना। चलिए अगला देखिएगा, सदाबहार वन पाए जाते हैं तो विषुवतीय क्षेत्रों में, ठीक है फ्रेंड्स, विषुवतीय क्षेत्रों में जो है सदाबहार वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, कहाँ विस्तृत अयनवर्तीय वन पाए जाते हैं? ठीक है ना, विस्तृत अयनवर्तीय, याद रखिएगा, तो कांगो घाटी में, ठीक है गाइज, कांगो घाटी में। अगला प्रश्न है कि कौन विश्व का फेफड़ा के नाम से विख्यात है या प्रचलित है? यानी कि हम किसे विश्व का फेफड़ा के नाम से जानते हैं? तो याद रखिएगा विषुवतीय वर्षा वन को, ठीक है ना, विषुवतीय वर्षा वन को हम वर्ल्ड लंग्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा फ्रेंड्स, विषुवतीय रेखीय वन प्रदेशों में पेड़ों पर चढ़ी लताओं को क्या कहा जाता है? यानी विषुवतीय रेखीय जो वन है और उनके जो एरियाज में पेड़ों पर लगती जो लपटी हुई लताएं होती हैं, ठीक है, बेल होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो उन्हें हम लियाना के नाम से जानते हैं, कहते हैं। अगला प्रश्न है कि विषुवतीय रेखीय वनों में ब्राज़ील में किस नाम से जाना जाता है? ठीक है ना, उन्हें हम सेल्वास के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, विषुवतीय रेखीय वर्षा वनों का सबसे बड़ा प्रदेश किस महाद्वीप में है?
तो विषुवतीय रेखीय वर्षों का जो सबसे बड़ा प्रदेश है वो दक्षिणी अमेरिका में महाद्वीप में स्थित है। यानी जो किस महाद्वीप में है भाई, तो दक्षिणी महाद्वीप में, दक्षिणी अमेरिका में, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा कि प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र है तो पतझड़ वन, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है कि प्राणियों और पादपों की जातियों की अधिकतम विविधता मिलती है तो प्राणियों और पादपों, यानी कि पादप का मतलब फ्रेंड्स पेड़ पौधे और प्राणी का मतलब जैसे कि हम सब, ठीक है, इंसान, तो उनकी काफ़ी जातियाँ देखने मिलती है, जानवरों की काफ़ी जातियाँ देखने मिलती है, ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि सबसे अधिक टैगा वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं तो साइबेरिया में, ठीक है ना, रूस में। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि स्प्रूस, फर तथा चीड़ मुख्य रूप से पाए जाते हैं तो कहाँ पाए जाते हैं तो टैगा वन में, ठीक है, टैगा वन में ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है तो सिनकोना, ठीक है ना, सिनकोना वृक्ष से मलेरिया की दवा प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न देखिएगा फ्रेंड्स, कह रहा है कि विश्व के वन क्षेत्रों में से किस एक के फैलाव की प्रतिशतता सबसे अधिक है तो याद रखिएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न पूछा गया है, सवाना का सर्वाधिक विस्तार है अफ्रीका में, एशिया में, दक्षिण अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में। ये प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पे पूछा गया है यूपी पीसीएस मेंस में 2011, ठीक है, यूपी पीसीएस प्री 1993 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स ये, सवाना का सबसे अधिक विस्तार कहाँ स्थित है तो ये अफ्रीका में स्थित है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा कि दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास मैदान कहलाता है तो पंपास कहलाता है फ्रेंड्स, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है, ठीक है, काफ़ी पॉपुलेटेड फ्रेंड्स क्वेश्चन है ये, तो डी ऑप्शन दिखा रहा है यहाँ पे सवाना, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि सिनकोना के वृक्ष किस वन में पाए जाते हैं तो विषुवतीय वन में। अगला प्रश्न है कि किस वन को बोरियल वन के नाम से भी जाना जाता है तो शंकुधारी वन को, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणधारी वन को किस नाम से जाना जाता है तो टैगा का नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा फ्रेंड्स, कह रहा है कि शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं तो शीतोष्ण क्षेत्र में। भूमध्य रेखा के निकट किस क्षेत्र के वन पाए जाते हैं तो उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न को समझते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे अगले कुछ प्रश्न यहाँ पे छूट रहे हैं उसको हम लोग फोकस कर लेते हैं। 2-3 प्रश्न है, कह रहा है कि डेलबर्जिया जाति किससे संबंधित है तो शीशम से, ठीक है ना, लकड़ी। अगला कह रहा है कि 2000 और 2005 की अवधि में समय में वन क्षेत्र का सबसे अधिक ह्रास जहां देखा गया वह है तो इंडोनेशिया में काफ़ी ज़्यादा आपको ह्रास देखने को मिला उस टाइम। पृथ्वी को कितने समय कटिबंधीय में बांटा जा सकता है तो 24, ठीक है गाइस। उम्मीद करता हूँ आपको आज का क्लास समझ में आया होगा फ्रेंड कि मैं स्टडी से रिलेटेड वीडियो लेकर के अपने चैनल पे आता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड मैं एक से अच्छी वीडियो, ठीक है ना, आपके लिए लेके आता रहता हूँ जो कि रिपीटेड काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के द्रव्य पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टान को कहते हैं। फ्रेंड्स चट्टान से रिलेटेड ये पहला प्रश्न है कि लिक्विड फॉर्म में जो रहता है पृथ्वी के कोर में, ठीक है ना, जो इंटरनल मैटर्स होते हैं लिक्विड फॉर्म में जब वो हार्ड हो जाते हैं, ठीक है ना, तो उन्हें ही हम आग्नेय चट्टान कहते हैं, ठीक है, या उन्हें हम आग्नेय चट्टान के नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको ऊपर वाले क्लास में समझाया था, पहले वाले क्लास में, कि सीमा सियाल नीफे, ठीक है ना, सिलिकॉन मैग्नीशियम, है ना,
मेंटल में क्या पाया जाता है, क्रस्ट में और कोर में, ये सारी चीज़ें मैंने समझा रखी थी। तो अब चट्टान के मैट में समझ रहे हैं कि चट्टान कैसे बनते हैं। तो पृथ्वी के कोर में जो लिक्विड मैटर्स होते हैं वो काफ़ी जब हार्ड हो जाते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, आग्नेय सेल। ठीक है, चलिए आगे, आग्नेय सेल कहलाती हैं। ठीक है ना, तो आग्नेय सेल को हम क्या कहते हैं भाई, उन्हें क्या कहलाती है, तो मौलिक सेल कहते हैं उन्हें हम। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, निर्माण की दृष्टि से कौन सी चट्टान सबसे अधिक प्राचीन है। तो निर्माण की दृष्टि से सबसे अधिक जो प्राचीन चट्टान है, सबसे पुरानी, वो आग्नेय चट्टान है। ठीक है गाइज, आग्नेय चट्टान याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है। तो ग्रेनाइट की गणना जो की जाती है फ्रेंड्स, वो अधिवितलीय चट्टानों में या प्लूटोनिक चट्टानों में की जाती है। ठीक है, अगर प्लूटोनिक टाइप का कोई चट्टान है, रॉक है, तो हम ये मानते हैं कि उसमें ग्रेफाइट क्या होगा, इंक्लूड होगा। ठीक है गाइज, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि भूगर्भ में, ठीक है ना, यानी पृथ्वी के जो कोर है उसमें बात की जा रही है, तो भूगर्भ में विशाल आकार के गुंबदकार आग्नेय चट्टान को किस नाम से जाना जाता है। तो गाइज उसे हम बैथोलिथ, ठीक है ना, बैथोलिथ के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहे कि जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं। तो गाइज औषधीय चट्टानों में। ठीक है ना, औषधीय चट्टानों में पाए जाते हैं जानवरों, वनस्पति एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष। ठीक है ना, औषधीय चट्टानों में जो लाखों हजारों साल पहले दफन हो गए, ठीक है, किसी कारणवश मर गए, तो औषधीय चट्टानों में इनके अवशेष मिलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, धरातल के सर्वाधिक भाग पर किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है। तो धरातल की बात की जा रही है गाइज, तो सबसे अधिक किस टाइप के चट्टान का काफ़ी ज़्यादा विस्तार देखने को मिलता है, तो वो है औषधि चट्टान का। ठीक है ना गाइज, औषधि चट्टान का विस्तार देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देखिएगा, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है। तो परतदार चट्टान में कोयला का उत्पादन होता है, पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि आग्नेय चट्टान में भी कोयला मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइज, सिर्फ जो परतदार होती है ना, जो लेयर वाली रॉक होती है ना, उसमें ही आपको कोयला देखने मिल सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि पेट्रोलियम, जिसे कि हम कच्चा सोना के नाम से भी जानते हैं गाइज, तो पेट्रोलियम यानी कि खनिज तेल किन चट्टानों में पाया जाता है। तो खनिज तेल गाइज पाया जाता है प्राचीन सस्तरित, ठीक है ना, प्राचीन सस्तरित में। ठीक है ना, ये जो है ये इस टाइप के यानी कि प्राचीन बहुत सारी जो पुरानी चट्टानें होती हैं उसमें पाया जाता है खनिज तेल। अगला प्रश्न देखिएगा, बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है तो क्वार्टजाइट में। ठीक है ना, क्वार्टजाइट में जो बलुआ पत्थर होता है वो चेंज हो जाता है क्वार्टजाइट में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, जो लाइम स्टोन होता है, ठीक है, चूना पत्थर का कार्यांतरित रूप है। तो लाइम स्टोन का जो फॉर्मेशन है वही क्या है, संगमरमर है। लाइम स्टोन ही बाद में रूप ले लेता है किसका, संगमरमर के, या उसी से बनाया जाता है इसको, फॉर्मेशन उसका करके। ठीक है गाइज, अगला देखिएगा, बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है। तो बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप एम्फीबोलाइट का निर्माण होता है। ठीक है गाइज, एम्फीबोलाइट का निर्माण यहाँ पे होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एम्फीबोलाइट का निर्माण होता है, ये एक प्रकार की चट्टान है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किन चट्टानों से होती है। तो जो फॉर्मेशन टाइप के रॉक होती हैं उनका निर्माण किस रॉक से होता है, किन चट्टानों से होता है। तो गाइज आग्नेय और तलछटी प्रकार की चट्टानों से इसका निर्माण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, अपक्षयण की कौन सी एक प्रक्रिया यांत्रिक और रासायनिक दोनों अपक्षय की है। तो जल योजन। ठीक है फ्रेंड्स,
जल योजन। अगला है कि कौन सा मृत शैल है, तो आग्नेय शैल को हम मानते हैं कि वो मृत शैल है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा फ्रेंड्स प्रश्न। अब अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे भूकंप से। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग इस लेक्चर में अर्थक्वेक को भी कवर करेंगे, भूकंप को भी, तो समझते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न फ्रेंड्स बनता है कि भूकंप होता क्या है। ठीक है, कहते किसे हैं, तो देखिए पृथ्वी के अंदर है ना, पृथ्वी के कोर में एकाएक हुए परिवर्तन को ही, ठीक है ना, हम भूकंप कहेंगे। परिवर्तन क्या हो जाना, जैसे जो लेयर्स होती हैं, ठीक है ना, स्लाइड्स जो आपस में मतलब टकराती हैं, या टकराने के बाद जब वो बैठती हैं अपने सतह पे, एडजस्ट होती हैं, तो उस कारण से कंपन होता है। ठीक है, तो वहीं क्या होता है, भूकंप होता है। ठीक है, तो चलिए इससे हम समझते हैं दोस्तों, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, जानने का प्रयास करेंगे। चलिएगा, अगला प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत है। तो देखिए पृथ्वी के जो इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन की, तो सबसे अच्छा एक स्रोत है भूकंप विज्ञान। ठीक है गाइज, भूकंप विज्ञान एकमात्र ऐसा रिसोर्सेस है जिससे हम पृथ्वी के अंदर हो रहे हलचल को बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है, तो उसे हम अर्थक्वेक का सेंटर कहते हैं, सेंटर ऑफ अर्थक्वेक कहेंगे, भूकंप केंद्र कहेंगे। ठीक है गाइज, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहे कि भूकंप मूल यानी कि फोकस वह स्थान होता है, तो कौन सा स्थान होता है भाई भूकंप मूल, तो जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है। क्वेश्चन कैसे आएगा आपके पेपर में कि भूकंप की उत्पत्ति जहाँ से होती है वह स्थान होता है, तो उसे हम भूकंप मूल के नाम से जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखिएगा, अधिकेंद्र, ठीक है ना, यानी कि ईपी सेंटर भूकंप का एक बिंदु है जो संबंधित है, किससे संबंधित है, तो भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से, यानी भूकंप का जहाँ पे उद्गम स्थान है, जहाँ से वो क्रिएट हो रहा है, उसके ठीक ऊपर वाले पृष्ठ को हम क्या कहेंगे, ईपी सेंटर बोलेंगे, अधिकेंद्र बोलेंगे। ठीक है गाइज, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है कहलाता है, तो वो कहलाता है भूकंप अधिकेंद्र। ठीक है गाइज, अगला प्रश्न है कि अंतः सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है, तो अंतः सागरीय यानी कि जो सागरों महासागरों में जो लहरें उत्पन्न होती हैं समुद्रों में, उन्हें हम सुनामी के नाम से जानते हैं। एक्चुअली फ्रेंड्स सुनामी जो है ना एक जापानी शब्द है। ठीक है, इसका मतलब है तबाही, तो सुनामी एक जापानी शब्द है। चलिए फ्रेंड्स आगे के प्रश्नों को हम समझते हैं। चलिए देखिएगा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है फ्रेंड्स कि भूकंप में धरातलीय तरंगे होती हैं, तो भूकंप में जो धरातलीय तरंगे होती हैं उन्हें हम एल तरंगों के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सी भूकंपीय तरंगे सबसे अधिक क्षति पहुंचाती है, तो वो है दीर्घ पृष्ठीय तरंगे। ठीक है, दीर्घ पृष्ठीय तरंगे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है अफरा तफरी या फिर तबाही लाती है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, सुनामी का मुख्य कारण क्या है, तो सुनामी का मुख्य कारण ही भूकंप है, भूकंप से ही आता है सुनामी। ठीक है गाइज, जब उसका भयंकर रूप ले लेता है वो अर्थक्वेक, तो आता है तबाही। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि विश्व के सबसे अधिक यानी कि 63% के लगभग भूकंप किस पेटी में आते हैं, तो परिप्रशांत महासागरीय पेटी में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं जापान में, ठीक है ना, जापान में तकरीबन आए दिन वहाँ पे भूकंप आते रहते हैं, कम से कम 1 मंथ में फ्रेंड्स 4 बार या 5 बार वहाँ पे भूकंप आ जाते हैं। और बावजूद इसके जापान एक डेवलपमेंट कंट्री है, सोचिए
एक विकसित देश है। तो मैटर ये नहीं करता कि हमारी स्थिति क्या है, ठीक है, मैटर ये करता है कि हम क्या कर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि समभूकंप रेखा, ठीक है ना, समभूकंप रेखा आइसोसेसिमल लाइन, ओके, का आकार प्रायः होता है, कैसा होता है भाई, तो उसका आकार अनियमित होता है। वो आज उसका अगर आकार कुछ और ही है तो आने वाले समय में इसका जो रेखा होगा, ठीक है, इस रेखा की जो आकृति होगी, आकार, वो काफ़ी डिफरेंट होगी, ठीक है। सुनामी किस भाषा का शब्द है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि जो सुनामी है फ्रेंड्स वो एक जापानी शब्द है, ठीक है, जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ ही है विनाशकारी या फिर तबाही, ठीक है। किस देश के भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं, तो हम जापान विनाशकारी समुद्री तरंगों को क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं, ठीक है गाइस। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि तरल पदार्थों से होकर न गुजर सकने वाली भूकंपीय लहरें कौन सी हैं, तो वो एस टाइप की तरंगें हैं, ठीक है गाइस, जो कि तरल पदार्थों से होकर नहीं गुजर सकती, ठीक है। भूकंप को मापा जाता है तो रिएक्टर पैमाने में, ठीक है, रिएक्टर पैमाने में उसे मापा जाता है। अगला कह रहा है कि सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है, तो वो भूकंपीय तरंगों को मापता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस। कह रहा है कि भूकंप के अध्ययन को कहते हैं, तो भूकंप से रिलेटेड जो भी अध्ययन होता है फ्रेंड्स उसे हम सिस्मोलॉजी कहते हैं, ठीक है, सिस्मोलॉजी। चलिए ध्यान देते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि समान भूकंपीय तीव्रता अर्थात समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो समभूकंप रेखा। जैसे मान लीजिए कि दो अलग अलग जगह पे, ठीक है, भारत में दो अलग अलग जगह, जैसे मान लीजिए कि यूपी में एक जगह भूकंप आया, ठीक है, और उसी समय एमपी में भी भूकंप आ गया, ठीक है, तो इन दोनों राज्यों को, इन दोनों स्थानों को मिलाने वाली रेखा को हम समभूकंप रेखा के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि कौन सी अननुमेय प्राकृतिक आपदा है, डिसेस्टर है, नेचुरल डिसेस्टर, तो वो भूकंप है, ठीक है गाइस, अर्थक्वेक है। चलिए कुछ प्रश्न बचे हुए हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। कौन सा एक एशिया के पूर्वी सीमांतों में होने वाले भूकंपों का कारण बताता है, तो वो एशियाई प्लेट के नीचे पैसिफिक प्लेट का अवगमन, ठीक है गाइज। एशियाई प्लेट यानी एशिया कॉन्टिनेंट के अंतर्गत जो भी पैसिफिक प्लेटें आती हैं उसका अवगमन ही मतलब भूकंपों का एक रीजन है, आप ऐसा माने, ठीक है। अगला प्रश्न है, भूकंप के समय किन तरंगों का उद्भव होता है, तो PSL इस टाइप की तरंगों का उद्भव होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, भूकंप आने का प्राकृतिक कारण क्या है, तो ज्वालामुखी का विस्फोट, ठीक है गाइज, वोल्केनो का जो है विस्फोट ही इसका प्राकृतिक रीज़न है जिससे भूकंप आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहे कि भूकंप आने का मानवीय कारण क्या है, तो खनन विस्फोट, जो काफ़ी मात्रा में खनन होते हैं गाइस, ठीक है, कोयले की खदानों या और भी जो जिस टाइप की चट्टानों का होता है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं भूकंप के आने का, ठीक है, क्योंकि हम पृथ्वी के स्ट्रक्चर से क्या करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं। अगला कह रहा है कि संरचनात्मक या भ्रंशमूलक भूकंप किसे कहते हैं, तो विवर्तनिक भूकंप को, ठीक है गाइज। अगला प्रश्न है, प्राथमिक तरंगों को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो अनुदैर्ध्य तरंग को, ठीक है ना, हम इसे प्राकृतिक तरंगों के नाम से भी जानते हैं। किस इटालियन वैज्ञानिक ने भूकंप मापक का विकास किया था, तो मरकैली ने, ठीक है, मरकैली ने भूकंप मापक नामक यंत्र का विकास किया था, बनाया था उन्होंने, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि सीई रिक्टर ने रिक्टर स्केल का विकास कब किया, ठीक है, तो वो था 1935 में रिक्टर स्केल का
वहाँ पे निर्माण किया गया, बनाया गया। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन इज डैट व्हाट इज डाइक। तो ध्यान से देखिएगा गाइस, डाइक क्या है, तो ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति है, ठीक है ना, यानी ज्वालामुखी से या ज्वालामुखी के द्वारा बनाया गया इंटरनल जो आकृति है, ठीक है ना, इंटरनल जो शेप है गाइज, उसे हम डाइक के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, काल्डेरा, ठीक है ना, काल्डेरा संबंधित है, ठीक है ना, काल्डेरा जो है किससे रिलेटेड है, तो वो वोल्केनो से है, यानी कि ज्वालामुखी से है। अगला प्रश्न है कि वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है, तो गाइज वो है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया पूरे वर्ल्ड में एकमात्र ऐसा प्लेस है जहाँ एक भी वोल्केनो नहीं है, वहाँ कोई भी वोल्केनिक एक्टिविटी नहीं देखने मिलेगी आपको, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, अग्निवलय, ठीक है ना, सर्कल ऑफ फायर किसे कहा जाता है, तो फ्रेंड्स वो कहते हैं हम प्रशांत परी मेखला को, ठीक है ना, प्रशांत परी मेखला को हम सर्कल ऑफ फायर के नाम से भी जानते हैं। लोकोलिथ संबंधित है, तो लैकोलिथ संबंधित है फ्रेंड्स, वो है ज्वालामुखी से, ठीक है। अगला है कि पेले अश्रु, ठीक है ना, यानी कि पेल्स टीयर की उत्पत्ति कब होती है, तो वो ज्वालामुखी उद्गार के समय ही इसकी उत्पत्ति होती है, ओरिजिन होती है। ऑलराइट, अगला प्रश्न देखिएगा, ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है, तो जल वाष्प, ठीक है ना गाइज, जल वाष्प। देखिए इसके लिए एक ट्रिक है, ठीक है ना, कि अगर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है वोल्केनो, तो कहना चाह रहा है कि मैं जैसे कि ज्वालामुखी में या ज्वालामुखी से सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस निकलती है, तो वो तो जल वाष्प निकलती है, ठीक है, लेकिन कौन कौन सी गैस निकलती है, तो उसके लिए आती है कि सल्फर कब ना जला, ठीक है, सल्फर कब ना जला, तो सल्फर बहुत ज़्यादा निकलती है, ठीक है, और जो है बहुत सारी मात्रा में अन्य प्रकार की गैसें भी निकलती है, उसमें सबसे ज़्यादा जो मात्रा पाई जाती है दोस्तों, वो जल वाष्प की पाई जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इम्पोर्टेंट कुछ लिखा हुआ है, हम लोग इसे समझते हैं। कह रहा है कि ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गैसों में जल वाष्प की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। इसके अतिरिक्त, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड तथा हीलियम और इसके अलावा अन्य प्रमुख गैसें भी इसमें सम्मिलित है गाइस। तो इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट नेसेसरी, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है गाइस, तो आप इस चीज़ को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी मैटर करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एग्जाम्पल जो है देखिए यहाँ पे पूछा भी गया है, एग्जाम्पल के तौर पे प्रश्न पूछा गया है ज्वालामुखी सेक्टर से। देखिए कह रहा है कि लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को कहते हैं, तो प्लूटोनिक चट्टानें कहते हैं, ठीक है गाइज, प्लूटोनिक चट्टानें। अगला प्रश्न है कि ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेस कहाँ स्थित है, तो वो है यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला देखिएगा फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखिएगा ये पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है कि मोनोलोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है और वो है तो अलास्का में, हवाई का, इटली का या जापान का, तो अलास्का का है या जापान का, तो यहाँ पे देखिएगा ये हवाई का है, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स यूपी पीसीएस मेन 2014 में और यूपी पीसीएस प्री 2005 में, तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है प्रश्न, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा कि संसार का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, तो आप सबको पता होगा कियालू, ठीक है ना,
कियालू जो है संसार का सबसे ज़्यादा एक्टिव वोल्केनो में से एक है। ठीक है, ये भी पूछा गया है प्री में और मेंस में दोनों में, 2009 और 6 में। ठीक है गाइस, यूपी पीसीएस में। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ज्वालामुखी में जलवाष्प के अलावा मुख्य गैसें होती हैं। तो हम लोग ऊपर पढ़े थे, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ये सारी गैसें जो है पाई जाती हैं। ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में जो नई नई है ना कर्व टाइप की जो प्लेट्यू रीजन्स है, पर्वतीय क्षेत्र जो एरिया है, उसमें आपको ज्वालामुखी पाए जाते हैं, मिलेंगे देखने को। ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी। चलिए अगला प्रश्न समझते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है फ्रेंड्स कि प्रशांत महासागर के चारों तरफ स्थित ज्वालामुखी की पेटी को क्या कहा जाता है? तो उसे हम अग्नि श्रृंखला के नाम से जानते हैं। ठीक है गाइज, क्या जानते हैं? तो फायर सीरीज के नाम से भी हम उसे जानते हैं। अगला है, लंबे समय तक शांत रहने के बाद विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी कहलाता है सुषुप्त ज्वालामुखी। ठीक है, सुषुप्त ज्वालामुखी, जैसे कि मान लीजिए कि वो कुछ वर्ष के लिए शांत है, कोई भी वोल्केनिक एक्टिविटी नहीं हो रही है, बट एकाएक से उसमें एक्टिविटी देखने को मिलती है, तो उस टाइप के वोल्केनो को, उस टाइप के ज्वालामुखी को हम सुषुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल कहा जाता है? तो ज्वालामुखी को। ठीक है गाइस, ऐसा क्यों कहते हैं जरा समझते हैं हम लोग। ठीक है, मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, ठीक है, ये अर्थ है, और इसको सेफ तरीके से रहने के लिए, ठीक है, ये वोल्केनो ही उसे काम करते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे होल है, यहाँ पे वोल्केनो है, ठीक है, तो इसके अंदर की जितनी भी गर्मी होती है, चाहे वो एयर के रूप में होती है या लिक्विड फॉर्म में होती है, तो उसके वोल्केनो के थ्रू, इस होल के थ्रू क्या हो जाती है, इसकी गर्मी बाहर निकल जाती है। तो इससे ये सेफ, ये बच जाती है, ये गोल यानी कि ये पृथ्वी बच जाती है, गर्मी को बाहर निकाल देता है ये ज्वालामुखी। ठीक है, अगर ये नहीं होते तो ये पृथ्वी को फटने का डर रहता है। ठीक है, पृथ्वी का फटने का मतलब वो नष्ट हो जाती पूरी तरीके से। ठीक है, तो चलिए, तो याद रखिएगा, परीक्षा में क्वेश्चन क्या आएगा कि एग्जाम से पूछा जाएगा कि किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल कहा जाता है, तो वो ज्वालामुखी को कहते हैं। अगला है कि किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है? तो जागृत ज्वालामुखी में। ठीक है, क्रेटर तथा काल्डेरा स्थलाकृतियाँ किससे संबंधित है? तो ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित है। कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो गाइस कोटोपैक्सी इक्वेडोर में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ज्वालामुखी की सक्रियता सबसे अधिक पाई जाती है? तो जापान में। ठीक है ना, आपको वोल्केनिक एक्टिविटी सबसे ज़्यादा देखने में मिलेगी तो जापान में। ठीक है गाइस, अगला प्रश्न है कि संसार का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी? तो कियालू, हम लोग अभी ऊपर पढ़े थे टेस्ट सीरीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्वालाखंडाश्मी क्या होता है? तो तप्त शैल के टुकड़े और लावा। ठीक है ना, तप्त यानी कि तपे हुए शैल के टुकड़े और लावा को हम ज्वालाखंडाश्मी के नाम से भी जानते हैं। अगला है कि पेल्स हेयर यानी कि पेले के बाल, ठीक है ना, का संबंध किस प्रकार के ज्वालामुखी से है? तो वो है गाइस हवाई तुल्य से। ठीक है ना, हवाई तुल्य से इसका रिलेशन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रेटर यानी कि ज्वालामुखी छिद्र मुख्यतः किस आकृति के होते हैं? तो उनका आकृति होता है फ्रेंड शंकु आकार, शंकु के आकार का होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा कि कौन सी गैस ज्वालामुखी उद्भेदन के समय नहीं निकलती है? तो गाइस सब गैसें निकलेगी ऑक्सीजन को छोड़ करके, जितनी भी जहरीली गैसें हैं हमने बताया, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, सल्फर, ये सारी गैसें आपको मिलेगी पर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। अगला देखिएगा, कह रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ठीक है, यानी वर्ल्ड का हाईएस्ट
एक्टिव वोल्केनो कौन सा है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे बसा हुआ स्थित ज्वालामुखी तो वो है कोटोपैक्सी, ठीक है, याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी पूरे विश्व में तो वो है क्यालू, और सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे स्थित तो वो है कोटोपैक्सी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत सेल कहलाती है तो मैग्मा। देखिए, मान लीजिए कि ये कोई वोल्केनो है, ठीक है, तो इसके अंदर जो मैटर्स वगैरह रहते हैं, ठीक है ना, लिक्विड फॉर्म में, तो वो कहलाते हैं फ्रेंड्स मैग्मा, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो बाहर आते हैं ज्वालामुखी से, वो बाहर आते हैं, ठीक है ना, तो वो कहे जाते हैं लावा, ठीक है, याद रखिएगा, लावा। और ये अंदर है तो उसे मैग्मा के नाम से जानेंगे, बाहर आएंगे तो लावा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है, तो वो इक्वेडोर में स्थित है। स्ट्राम्बोली किस प्रकार का ज्वालामुखी है, तो गाइज वो है जागृत ज्वालामुखी, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसको फटाफट लगा लेते हैं। देखिएगा, कह रहा है कि मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है, तो वो है तंजानिया में, ठीक है गाइज। ये इसमें कोई भी वोल्केनिक एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। अगला है फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है, तो जापान का, ठीक है ना, फ्यूजियामा। अगला प्रश्न है कि किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ यानी कि लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन सी भी कहा जाता है, तो वो स्ट्राम्बोली को, ठीक है गाइज। अगला प्रश्न है कि फोसा मैग्ना है एक, क्या है भाई, तो वो एक प्रकार का ज्वालामुखी है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो एयरबस ज्वालामुखी स्थित है अंटार्कटिका महाद्वीप में, ठीक है ना, याद रखिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, ठीक है, हम लोग इसे टेस्ट सीरीज में भी देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है गाइस कि माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है, तो सिसिली में स्थित है, सिसिली द्वीप पे स्थित है। अगला प्रश्न कह रहा है कि विसुवियस, ठीक है ना, ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, तो गाइज वो इटली में स्थित है। आज का आखिरी प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि मोनोलोआ उदाहरण है, तो मोनोलोआ किस टाइप के, किस प्रकार के ज्वालामुखी से रिलेटेड है या वो जुड़ा हुआ है, तो गाइज वो है प्रसुप्त ज्वालामुखी का एक उदाहरण, ठीक है। प्रसुप्त ज्वालामुखी क्या होता है, देखिए, एक तो सक्रिय हो गया, एक सुषुप्त हो गया और एक प्रसुप्त हो गया, ठीक है। एक तो कभी उसमें कोई क्रिया देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है, वो सुषुप्त होता है। प्रसुप्त क्या है कि कभी कभी आपको उसमें एक्टिविटी देखने मिलेगी, और जो सक्रिय होता है उसमें निरंतर एक आध महीने पे उसमें एक्टिविटी आपको देखने को मिलती रहेगी, ठीक है गाइस। तो आज के क्लास में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको आज का क्लास पसंद आया होगा फ्रेंड्स। तो इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और मैं इस टाइप के प्रश्न स्टडी से रिलेटेड लेके आता रहता हूँ, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें फ्रेंड्स कि आपको आज का क्लास कैसा लगा, ठीक है। चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो पसंद आया हो तो। चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में कुछ अच्छी तथा बेहतरीन जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।